अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज मैं स्टोरी कसूर का सेकंड एंड लास्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। दोनों घरों में शादी की तैयारियां होने लगीं। हर लड़की की तरह लाइबा की आंखों में भी ख्वाब सजने लगे। आज मेहंदी की रस्म थी। लाइबा की सहेलियां शाम में ही घर पहुंच गईं। वो सब तो लाइबा को पीले जोड़े में देखकर उसकी बलाएं लेने लगीं। अम्मी भी अंदर आईं तो नज़र उतारने लगीं। निगहत आपी भी भाग दौड़ में लगी थीं। अरशद भाई बाहर खाने पकाने और मेहमानों के बिठाने का इंतज़ाम करवा रहे थे। निगहत कुछ बच्चियों और लाइबा की सहेलियों के साथ मिलकर मेहंदी के थाल सजाने लगी। लाइबा के अब्बू और अम्मी भी काम में मसरूफ़ थे, लेकिन कुछ बेचैन भी थे। पहले निगहत और अब छोटी लाडली बेटी ये घर छोड़कर जाने वाली थी। निगहत उन्हें दिलासा दे रही थी, अम्मी जान देखें ना, तहरीम भी तो इस घर में आ जाएगी। आपको और अब्बू को अकेलापन महसूस नहीं होगा। अब्बू आंखों में पानी होने के बावजूद मुस्कुराने लगे। हाँ बेटा, सच कह रही हो, तहरीम भी हमारी बेटी है। तुम्हारी औलाद की खुशी देखने को आंखें तरस रहीं। बस अब हमें ज़िंदगी में अल्लाह तौकीर और तहरीम और लाइबा और खुरम की खुशियाँ भी दिखाए। निगहत ने आमीन कहा और कहने लगी, अम्मी क्यों नहीं, इंशाअल्लाह सब खैर होगी। इतने में बाहर ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने की आवाज़ें आने लगीं। बच्चों ने बाहर से आवाज़ लगाई, तौकीर भाई के दोस्त ढोल बजाने वालों को साथ लेकर आए हैं। बाहर बड़ा मज़ा आ रहा है। बस अब हल्ला गुल्ला बढ़ गया। इधर लाइबा की सहेलियां लुडियां डालने लगीं, बाहर तौकीर के दोस्त भंगड़े डालने लगे। फिर दोनों को मेहंदी लगाने की रस्म शुरू हुई। सब ने दुआओं के साथ लाइबा के हाथों पर मेहंदी लगाई। निगहत इस बात से खुश थी कि एक ही ख़ानदान में दोनों बहनें होंगी। हर दुख सुख में फ़ौरन एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगी। रात देर तक तकरीब जारी रही। फिर घर में चंद करीबी लोग और लाइबा की 2-3 सहेलियां रह गईं। इस वक्त सब थक चुके थे। रात के 2 बजे लाइबा की आपी और लाइबा की सहेली हिना चाय बनाने लगीं। जब हिना चाय की ट्रे थामे अंदर आई तो सबके चेहरे आधी रात में चाय देखकर खिलखिला उठे। सच में बहुत तलब हो रही थी चाय की। लाइबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर अगले रोज़ लाइबा रुखसत हुई तो वलीमे के रोज़ तहरीम रुखसत होकर तौकीर के घर आ गई। फिर अगले 2-3 दिन में मकलावे की रस्म भी हो गई। कुछ दिन बाद ज़िंदगी मामूल पर आ गई। लाइबा भी अपने घर मसरूफ़ हो गई। सुबह सवेरे उठकर नमाज़ पढ़ती, छोटी नंद सिद्रा कॉलेज जाती और देवर अहमद स्कूल चला जाता। खुरम के वालिद करीबी शहर में मुलाजमत करते और महीने में 2 बार घर का चक्कर लगाते। शादी के बाद खुरम की बड़ी बहन भी ससुराल वापस चली गई थी। लाइबा दिन में अम्मी का कुछ हाथ बटाती और घर के काम में मसरूफ़ रहती। आज शाम में तौकीर भाई और भाभी आ गए, जो न सिर्फ लाइबा की भाभी थी बल्कि ननंद भी थी। वो अच्छे अखलाक की और मासूम सी लड़की थी, दुबली पतली और सांवली रंगत की थी। शाम में लाइबा की सास ने साथ ही निगहत और उसके खावंद को भी खाने पर बुला लिया। सब ने मिलकर खाना खाया। अच्छे माहौल में गपशप हुई। निगहत आपी ने जल्दी से लाइबा का सारा किचन भी संभलवा दिया और रात में तौकीर और उसकी बीवी घर वापस चले गए। उन्होंने लाइबा को भी साथ चलने को कहा। लाइबा अम्मी अबू के लिए उदास तो बहुत हो रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद आने को कहा। 2-4 रोज़ गुजर गए तो अबू का ही फ़ोन आ गया, बेटा जब से गई भूल ही गई, आओ और चक्कर लगा जाओ। और उन्होंने शाम में खाना खाने की दावत भी दे दी। शाम होते ही वो तैयार होने लगी, खुरम का इंतज़ार करने लगी और खुरम की अम्मी को भी दावत का बताया। शाम में खुरम आ गया। लाइबा फटाफट हांडी का चूल्हा बंद करके आटा गूंदने लगी ताकि पीछे कोई मुश्किल ना हो। जब खुरम को तैयार होने को कहा तो खुरम की अम्मी थोड़ी सीख पा हो गईं और खुरम से कहने लगीं, अरे भाई, हमारे घरों में तो बताने का नहीं, इजाज़त लेने का रवाज है। लाइबा कुछ परेशान हो गई और खुरम के कहने पर सास से इजाज़त मांगी तो उन्होंने इजाज़त दे दी और वो और खुरम रवाना हो गए। वहाँ जाकर भी लाइबा ने कुछ जिक्र ना किया, लेकिन उसने महसूस ज़रूर किया कि अम्मी मुसलसल तहरीम की मदद और दिलजोई में लगी रहीं ताकि वो खुश रहे और बदले में लाइबा के ससुराल वाले भी राज़ी रहें।
لائبہ کو یہ دیکھ کر اچھا لگا۔ اس نے دن میں ہوئی بات کو درگزر کر دیا اور رات کو ابو کے کہنے پر دونوں کو رکنا پڑ گیا۔ خرم نے گھر فون کر دیا۔ اگلی روز وہ لوگ لوٹ آئے، لیکن لائبہ کو کچھ خاص اچھی نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ خرم کی امی کہنے لگیں، تم لوگ کیوں رک گئے؟ پتہ بھی ہے تحریم کام کا اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ خرم نے تسلی دی، امی فکر نہ کریں۔ لائبہ نے وہاں اس کا ہاتھ بٹایا اور آنے سے پہلے برتن تک دھو کر آئی۔ یہ سن کر ان کا مزاج کچھ بہتر ہوا۔ دوسری طرف توقیر بھائی کی عادتیں زیادہ دیر تک چھپ نہ سکیں اور تحریم پر عیاں ہونے لگیں۔ راتوں کو دیر سے گھر لوٹتے اور ایک نئی بات جو لائبہ کو تحریم سے ہی پتہ چلی کہ توقیر نشہ کرتا ہے، اس سے تو لائبہ کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ایک طرف تو لائبہ ماں بننے والی تھی تو دوسری طرف تحریم۔ دونوں ہی توقیر کے رویے سے بہت پریشان ہو گئیں، لیکن اس بات کو انہوں نے اپنے درمیان رکھا۔ لائبہ جانتی تھی کہ اگر یہ بات گھر میں سب کو پتہ چلی تو اس کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ لائبہ کا کوئی قصور نہ تھا اور نہ ہی اس سے پہلے وہ یہ بات جانتی تھی۔ لائبہ نے نگہت سے ساری حقیقت بیان کی اور نگہت بھی حواس باختہ ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا اور خود توقیر کو سمجھانے کے لیے امی کے پاس چلی آئی۔ رات میں جب توقیر آیا تو نگہت نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کیوں اتنی زندگیاں اپنے ساتھ داؤ پر لگا رہے ہو۔ امی بھی پہلے ہی گھر کی بدلتی صورتحال سے بے حال تھیں۔ توقیر اس وقت بھی نشے میں ہی گھر واپس لوٹا تھا۔ نگہت کے سمجھانے پر غصے میں آ گیا اور گھر میں چیزیں الٹنے پلٹنے لگا۔ ابو بھی کمرے سے باہر آ گئے اور شدید غصے میں ایک تھپڑ توقیر کے منہ پر رسید کیا۔ بڑی مشکل سے نگہت نے توقیر کو اپنے کمرے میں بھیجا۔ امی اور نگہت دونوں تحریم سے شرمندہ تھیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگیں۔ تحریم نے یہ بات اب تک کسی اور کو نہ بتائی تھی، لیکن وہ خود تنگ آ چکی تھی اور جانتی تھی کہ یہ بات زیادہ دیر تک اس کے گھر والوں سے نہ چھپ سکے گی۔ اس روز تو سب نے سمجھا بجھا دیا، لیکن خود مردہ وجود کے ساتھ وقت گزارنے لگے کہ یہ صورتحال اگر لائبہ کے سسرال والوں کو پتہ چل گئی تو کیا ہوگا۔ اور آخر وہی ہوا۔ ایک روز خرم کو پتہ چل گیا اور گھر میں طوفان برپا ہو گیا، کیونکہ اب کی بار توقیر نے تحریم پر ہاتھ اٹھایا اور تحریم نے خرم کو گھر بلایا اور ساری حقیقت بیان کی، کیونکہ وہ 8 ماہ سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ اس نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا۔ لائبہ کی امی ابو نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اب توقیر سے نفرت کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف جب لائبہ کی ساس کو پتہ چلا تو انہوں نے کسی کی نہ سنی اور ہاتھ سے لائبہ کو پکڑا اور دروازے کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، بہت بڑی بھول ہو گئی مجھ سے، تم لوگوں نے بہت بڑا دھوکہ دیا مجھے، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ غصے میں بولتی جا رہی تھیں اور اسے گھسیٹے جا رہی تھیں۔ وہ بھی امید سے تھی۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، گھر کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ سب کے سمجھانے بجھانے پر وہ ایک شرط پر اسے رکھنے کو تیار ہوئیں کہ آج کے بعد نہ تو لائبہ ماں باپ کے گھر جائے گی اور نہ ہی نگہت یا کوئی بھی اس سے ملنے کے لیے یہاں آئے گا۔ آج سے وہ ہمارے لیے مر گئے اور لائبہ ان سے ملنا چاہے تو طلاق کی صورت میں ہی۔ لائبہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اہل محلہ کے بیچ میں پڑنے اور سسر کے کہنے پر اسے گھر رکھ لیا گیا، لیکن سب کی نظروں میں اس کے لیے حقارت نظر آنے لگی۔ لائبہ نے خرم کو بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ لائبہ کا کوئی قصور نہیں۔ دوسری طرف امی اور ابو جی نے توقیر بھائی کو بہت لعنت ملامت کی، لیکن اب بات حد سے گزر چکی تھی۔ انہیں نشے کی لت اور بری صحبت نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ آخر لائبہ کے سسرال والوں نے تحریم کے ہاں بیٹے کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اب لائبہ بھی بیٹے کی ماں بن گئی۔ حالات کچھ بہتر ہو رہے تھے۔ لائبہ جی جان لگا کر سب کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ نگہت نے بھی کسی کے ہاتھ اسے چوری چوری پیغام دے بھیجا کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ گھبرائے نہیں۔ گھر کے اندر تو کافی بہتری آئی۔ لائبہ اپنے بیٹے فاخر سے زیادہ ننھے بھتیجے داؤد سے پیار کرتی، تحریم کی دل جوئی کرتی، لیکن امی ابو اور نگہت آپی کو دیکھے بہت مہینے گزر گئے۔ ادھر کسی کا کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ سب کیسے ہیں۔ دل کٹتا رہتا تھا، لیکن پلٹ کر جاتی بھی تو کیسے۔
भतीजा तो बाप से महरूम हो गया था, अब बेटे को भी महरूम नहीं करना चाहती थी। बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी का कुछ भरोसा ना था। तोकीर भाई तो नशे में अपना पराया सब भूल बैठे थे। बस बीत रही थी ज़िंदगी। अगले साल लाइबा की गोद में एक प्यारी सी बेटी भी आ गई, जिसका नाम उसने गुड़िया रखा। खुर्रम का दिल भी बेटी की पैदाइश के बाद मज़ीद नरम पड़ गया। गुड़िया 3 माह की थी कि एक रोज़ खबर मिली, निघत आपी शदीद बीमार हो गईं। ये सुनते ही लाइबा बेहद परेशान और दुखी हो गई, लेकिन उसे निघत आपी को लम्हा भर देखने की इजाज़त मिली, जहां अम्मी और अब्बू को भी झलक नज़र आ गई। पल भर को अम्मी अब्बू के गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी और फिर मजबूरन घर वापस आ गई। दोबारा पलट कर देखने ना जा सकी और 1 हफ्ते बाद निघत आपी के इस दुनिया से रुखसत हो जाने की इत्तला आ गई और वो एक कठपुतली की तरह गई और जनाजा उठते ही वापस आ गई। अब और भी दुखी रहने लगी कि अम्मी अब्बू का खबर लेने वाला कोई नहीं रहा। बस साल गुजरते रहे। लाइबा के 4 बच्चे हो गए। तहरीम का बेटा भी 10 साल का हो गया। लाइबा बहुत लंबी कैद काट रही थी। इस अरसे में छोटी नंद की शादी हो गई। अब खुर्रम की अम्मी को तहरीम की फ़िक्र सताए रहती कि किसी तरह इसका घर एक बार फिर से बस जाए। वो 3-4 साल से किसी रिश्ता की तलाश में थी, लेकिन कोई अच्छा आदमी मिलने में ही ना आ रहा था। 10 साल बाद कुछ लोगों ने बीच में आकर लाइबा के ससुराल वालों को इस बात पर मना लिया कि लाइबा को माँ बाप के घर जाने दें। अब बहुत वक्त गुजर चुका था। उन सब की नफ़रत तोकीर से कम ना हुई थी, लेकिन लाइबा की कुर्बानियों की वजह से वो सब मान गए। आखिर 10 साल बाद वो अम्मी अब्बू की तरफ आई। ये घर तो वो पहले जैसा घर ही न रहा था। अम्मी अब्बू बहुत ज़ईफ़ लग रहे थे। लाइबा और उसके बच्चों को देखकर चूमने लगे। दोनों की आंखों में आंसू थे। घर की हालत खस्ता थी। अब अब्बू की सेहत और हिम्मत ऐसी ना थी कि दुकान संभालते, लेकिन तौकीर की वजह से मजबूर थे। 2 वक्त पेट भी तो भरना था। काम भी पहले जैसा न रहा था। जब अब्बू बीमार होते तो कई रोज़ दुकान बंद पड़ी रहती। लाइबा हालत की सितमगरी से बहुत परेशान थी। घर वापस आकर भी यूँ लगा जैसे अपना आप वहीं छोड़ आई हो। अब वो साथ स्कूल में पढ़ाने जाती, वापस आकर घर के कामों में लगती और शाम में ट्यूशन पढ़ाती। कुछ वक्त बाद आखिरकार एक शादीशुदा आदमी, जिसकी बीवी फौत हो चुकी थी और 2 जवान बच्चे थे, उससे तहरीम की शादी हो गई। शादी पर ये शर्त तय पाई कि तहरीम अपने बेटे को भी साथ लेकर जाएगी। लाइबा तहरीम का घर आबाद होने पर मुतमईन और खुश थी, लेकिन भतीजे के जाने से दुखी थी। अब कभी कभार अम्मी अब्बू की खबर लेने चली जाया करती। खुर्रम ने तो वो दर उस दिन से छोड़ दिया जिस रोज़ उसकी बहन वहाँ से वापस आई। फिर लाइबा के बच्चे भी बड़े हो गए। आने वाले सालों में 3 माह के वक्फे से अम्मी अब्बू दोनों इस दुनिया से चले गए। अब तौकीर लावारसों की तरह घर में पड़ा रहता। किसी रिश्तेदार ने खुदा तरसी और इस डर से कि घर में अकेला पड़ा पड़ा किसी दिन मर ही न जाए, हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया ताकि इसके नशे की आदत ख़त्म करवा सकें। 3 साल तक वो वहीं रहा। इस दौरान लाइबा को भी मिलने का मौका ना मिला। संग पैदा हुए भाई की जवानी बर्बाद होते देखकर लाइबा हर वक्त जलती रहती। अम्मी अब्बू और निघत तो कब के इस दुनिया से जा चुके। इधर खुर्रम के अब्बू का भी इंतकाल हो गया और खुर्रम की अम्मी को फालिज हो गया। लाइबा ने बहुत खिदमत की उनकी। उसने अपने पे लगी पाबंदियों और तकलीफ़ों पर दरगुजर करना ही बेहतर समझा, वरना उन तकलीफ़ों ने उसे छलनी तो कर ही दिया था। जब भी बिस्तर पर लेटती तो सोचती, न जाने क्या कसूर था मेरा जो ये सज़ा मिली। वक्त बेरहम हो सकता है लेकिन खुदा नहीं। अब खुर्रम के मिजाज में भी तलखी ख़त्म हो गई और उसकी जगह हमदर्दी ने ले ली। मोहब्बत ना भी होती तो गुज़र हो जाता, लेकिन हमदर्द बन गया, यही काफ़ी था। छोटे देवर की शादी हो गई। तहरीम भी अपने खावन के साथ कभी कभार आती। उसे भी अच्छा हमसफ़र मिल गया जिसने उसके बेटे को भी अपनाया। अब तहरीम की एक बेटी भी थी। वो अपने घर खुश थी। अम्मी को मिलने आया करती। लाइबा और तहरीम ने न जाने ज़िंदगी के कैसे ख्वाब सजाए होंगे, लेकिन हकीकत में उन्हें बहुत मुश्किल मरहलों से गुजरना पड़ा। न जाने बेटी होना उनका कसूर था या पता नहीं क्या। आज लाइबा की सास भी इंतकाल कर गई और वो उनकी मैयत पर आंसू बहा रही थी कि अगर इतने साल पहले वो उसे अपनाने से इनकार कर देती
تو وہ بھی در بدر ہو چکی ہوتی۔ آج گھر اسے ویران لگ رہا تھا، لیکن 6 ماہ گزرے تو سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے اور توقیر پچھتاووں کے ساتھ اکیلی زندگی گزار رہا تھا۔ لائبہ سب کی زیادتیوں کو معاف کر چکی تھی اور اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے خرم کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔